आई हैव रिक्वेस्टेड कि जी जिन्होंने सवाल करना है वो हैंड रेस करके पूछ लें। जी एक सवाल सलमान साहब ने पूछा है। सलमान साहब कह रहे हैं जी वाई वी डू नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड इन सेगमेंट वाइज प्रिपरेशन ऑफ जेंटलमैन। जो सेगमेंट वाइज है वो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ तो आपको शायद कुछ समझ आ जाए। अभी उस पर बात करता हूँ। अभी फिल वक़्त हमने वो जो वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से बात की थी, उस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर बात कर लें। मैं वो जो आप मिक्स्ड कॉस्ट वाली बात कर रहे हैं वो किस तरह से है उस पर मैं बात करता हूँ। अब्दुल सबूर आप क्वेश्चन पूछ लें। जी अब्दुल सबूर आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो एफ ओ एच डेफर्ड की बात की थी कल हमने, फिक्स्ड एफ ओ एच डेफर्ड या जी एक पी, जेंटलमैन। सर वो ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेन अगर कर अच्छा दें। जी चलें श्योर। अब ज़रा लॉजिकली बात को समझिएगा। पहले ज़रा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जहन में लेके आएँ। जी उसमें ये जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है उसके अंदर जितनी भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं वो पर यूनिट कॉस्ट से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर वो इन्वेंट्री के तौर पे वो कॉस्ट लिखी जा रही होती है इन्वेंट्री वैल्यू के तौर पे। यहाँ तक बात समझ आती है जी? जी सर। अच्छा जी चलें। मैं वो दोबारा शेयर भी कर देता हूँ। आई होप नज़र आएगा जी। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? जी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी चलें दैट्स ग्रेट। देखिए जी ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो 1,50,000 रुपये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये 1,50,000 कैसे निकला था कि 5,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो $30 है, ₹30 है। ठीक। सही सर। तो आपकी ये कॉस्ट असल में दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वेरिएबल कॉस्टिंग वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला इनका इख्तलाफ भी इसी चीज़ पे। ये बात समझने वाली है कि कॉस्ट इनकर इस पीरियड में हुई है। इस पीरियड में अगर इनकर हुई है कॉस्ट तो वो इसी पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होनी चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप सुनते हैं। हम्म। उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपने प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड पता करना है तो द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड विल बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। अगर आप थोड़ा सा और रिकॉल कर सकें तो कहीं आपने एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में सुना होगा। इफ सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर नॉट गेट पेड इवन, या कोई रेवेन्यू है जो कि अभी तक रिसीव नहीं किया गया तो वो उसी पीरियड में रिकग्नाइज किया जाता है, अगले पीरियड में नहीं। समझ पा रहे हैं बात? जी जी सर। ठीक है। सही कह रहे हैं। तो अब जो प्रोडक्ट कॉस्ट यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले एडवोकेट हैं उनके मुताबिक डायरेक्ट मटेरियल इसी पीरियड में लगा, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट्स, फिक्स एफर्ट्स, ये सारे का सारा इसी पीरियड में लगा। तो उनके बकौल ये सारे का सारा ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग वाले हैं उनके मुताबिक अगर ये इस पीरियड में लगा है तो ये इस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होना चाहिए। ये पीरियड कॉस्ट के एडवोकेट है। ठीक है सर। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो कि इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर लग रहा है उसको हम पर यूनिट कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। ऐसा ही है जी? जी जी सर। अच्छा जी ज़रा एक सेकंड, मुझे आईसीएमएस से ही कॉल आ रही है। आई हैव टू अटेंड द कॉल। मैं कॉल अटेंड कर लूँ।
अच्छा जी, सॉरी, मेरे ख्याल में मैं बात कर रहा था और आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, मैं ये कह रहा था कि जी जो हमारा फिर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉस्ट अगर इस पीरियड में इनकर हुई है तो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होने चाहिए। ये वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवोकेट्स के मुताबिक अगर ये इस पीरियड के अंदर लगा है FOH, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये इसी पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होना चाहिए। अगर ये इस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज इस पीरियड इसी टाइम पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये आप डेफर कर रहे हैं अगले पीरियड के अंदर। कॉस्ट इस पीरियड की है क्योंकि आप इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आप सारे का सारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एज अ होल माइनस कर देते हैं। इसमें सारी की सारी कॉस्ट, सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इसी पीरियड के प्रॉफिट को चार्ज हो गया। जबकि यहाँ पे जब आप पर यूनिट कॉस्ट में, यानी ये 7,50,000 जो है, इसमें 3,75,000 की कॉस्ट है, फिक जो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स भी है। जबकि यहाँ पे देखें तो सिर्फ वेरिएबल 75 शामिल है, यहाँ पे 3,75,000 है। तो वो 3 लाख की जो कॉस्ट फिक्स्ड है वो इस पीरियड टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल हुई, फिर पर यूनिट कॉस्ट में शामिल हुई और फिर कुछ कॉस्ट उसमें से माइनस कर दी गई। ये जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की सूरत में है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये इस पीरियड की कॉस्ट है उसूली तौर पे तो ये इसी पीरियड में चार्ज होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को, तो ये कॉस्ट सारी इस पीरियड में चार्ज होने की बजाय डेफर हो रही है कि कुछ इस पीरियड में चार्ज हो जाएगी और कुछ अगले पीरियड में होगी। तो जो कुछ अगले पीरियड में होगी ये फिर उस मैचिंग के उसूलों की नफ़ी है। उस मैचिंग के उसूलों की अगर ये नफ़ी है तो इसका मतलब फिर हमें ये वेरिएबल कॉस्टिंग वाली चीज़ की तरफ जाना चाहिए। मेरी बात समझ पाएँ अगर आप सबूर सर? जी जी सर, समझ आ गई। चले, दैट्स ग्रेट जी। थैंक यू सर। जी, ये सही फैसलाबाद से भी डेफर्ड रेफर्ड टू एक्सपेंस इनकर्ड इन द सेम पीरियड। जेंटलमैन, आपका सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आया। डेफर्ड फैक्ट्री ओवरहेड आप लिख रहे हैं एनीवेज। जी, कोई और सवाल है अगर तो आप पूछ सकते हैं जी। मैं वो जो सेगमेंट मार्जिन वाली बात है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, बिफोर दैट अब्बास रज़ा आप सवाल कर सकते हैं जी, आपने हैंड रेस किया। जी अब्बास रज़ा। जी सर। जी सर, 6-8 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। 6A जी। 6-8। अच्छा जी। सिक्स ए में अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो आप हमें बता दें, इंस्टेड कि हम सारा पढ़ें। आप अगर हमें वैसे पूछ रहे हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल 6A कह रहे हैं आप जेंटलमैन, ये तो 6-1-2-3 चल रहा है। सर 6-8। पेज बताएं आप अपनी किताब से जो मैंने भेजी हुई है। जी, पेज 6A के साथ क्या नंबर है? 6A1 है, 6A2 है, क्या है? सर उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यानी कि कोई और नहीं है उसका, बस 6-8 है। पेज नंबर है उसका 289। 289 जेंटलमैन, पेज जो प्रिंट हुआ हुआ है उस पर। जी सर। जी जेंटलमैन, इसमें ये 289 पेज पे हूँ मैं इस टाइम। आपके देख लेंगे ये 289 है और इस पे आप कह रहे हैं 6A। इस पे तो कोई 6-8 सर। 8 नंबर कह रहे हैं आप? जी सर, 8 नंबर। अच्छा जी जनाब, लिखा हुआ है जी पैकर प्रोडक्ट्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हुज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम।
Statement reported sales of 123 million and net operating loss of 18 million. 123 मिलियन की सेल्स है और 18 मिलियन का लॉस नज़र आ रहा है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। जबकि अकॉर्डिंग टू CVP एनालिसिस प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेजमेंट कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 115 मिलियन। पहले सवाल को समझें, अगर 115 मिलियन पे ब्रेक इवन होता है तो इसका मतलब 115 मिलियन से ₹1 की सेल भी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है बात? जी सर। लेकिन कहा जा रहा है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया तो 123 मिलियन की सेल पे भी नुकसान नज़र आ रहा है 18 मिलियन का। तो ये जहन में रख लें कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, जबकि ये वेरिएबल कॉस्टिंग के मुताबिक ये जो 115 मिलियन पे ब्रेक इवन हो रहा है ये वेरिएबल कॉस्टिंग टेम्पलेट है। यही वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग करके बता रहा है। अज्यूम किया जा रहा है रिक्वायरमेंट में दैट CVP एनालिसिस इज करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो इसका मतलब इट इज़ लाइकली दैट कंपनीज इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज, डिक्रीज्ड और रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने बताना है कि इन्वेंट्री कंपनी की बढ़ गई या कम हो गई। अब ज़रा वो लॉजिकली बात समझ रहे हैं। नंबर 1 में पॉइंट वाइज बता देता हूँ। हमने कहा था कि दोनों मेथड्स के मुताबिक प्रॉफिट सेम होगा अगर कोई इन्वेंट्री ना हो। नंबर 1, दोनों मेथड्स के मुताबिक प्रॉफिट सेम होगा अगर इन्वेंट्री बराबर हो, ओपनिंग भी उतनी हो और क्लोजिंग भी उतनी हो। दोनों मेथड्स के प्रॉफिट में फ़र्क होगा अगर इन्वेंट्री हो, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री डोमिनेंट हो तो फिर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री डोमिनेंट हो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 123 मिलियन पे नुकसान हो रहा है और 115 मिलियन पे ब्रेक इवन होता है। अगर इसका मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग फॉर्मेट यूज़ करें तो 115 मिलियन से ₹1 भी आगे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में 123 मिलियन का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा वेरिएबल कॉस्टिंग के मुताबिक तो प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, जबकि 123 मिलियन के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले टेम्पलेट के मुताबिक आपको लॉस नज़र आ रहा है 18 मिलियन का। सो व्हाट डज़ इट मीन कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग से प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस है। तो सवाल ये पूछा गया, बताएं इन्वेंट्री ओपनिंग डोमिनेंट थी या क्लोजिंग डोमिनेंट थी। इन्वेंट्री लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओपनिंग और क्लोजिंग के कंपैरिजन से इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया है या कम हो गया है। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमारी ज़्यादा थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी। तो हमारा स्टेटमेंट में बस आंसर है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज कर गया है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलो वेलकम जी। जी कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ये मोहम्मद जवाद साहब ने कोई टाइप करके सवाल पूछा है तो बता दें। इट इज़ पॉसिबल दैट सम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पार्शली कंप्लीटेड and partially not, so how we conclude their value, calculate their value gentlemen? Quite conclude तो नहीं। अच्छा जी, अगर परसेंटेज गिवन है तो जेंटलमैन अपना सवाल और आपका अपना ही जवाब है, आपने खुद ही बता दिया। अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मौजूद है तो आप उस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग नामी चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। पर यूनिट कॉस्ट लेंगे और पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपके पास इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस में, अकॉर्डिंगली जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन कम अप विद द वैल्यू। कोई और सवाल है तो पूछ लें जी। जी, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? चलें, मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है शायद। नबीला आपने कहा है कि 6-13 का पार्ट 2 एक्सप्लेन कर दूं। 6-2 का पार्ट 13, पार्ट 6-13 का पार्ट 2 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी।
जी 6-13 क्वेश्चन है जिसको पूछा गया है, इसका कोई पार्ट मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनका सवाल है अगर वो डायरेक्टली पूछ लें, अब 6-9 आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि आप हैंड रेज करके पूछें, उससे ज़रा मेरे लिए आसानी होगी, मैं आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट समझ जाऊंगा। अदरवाइज़ मुझे सारा सवाल पढ़ना पड़ेगा। कि जिनका 6-13 क्वेश्चन है, जिन्होंने सवाल पूछा है, प्रॉबेबली आई वुड रिक्वेस्ट को अपना हैंड रेज करें और हैंड रेज करके मुझे बताएं इसमें क्या मसला है। जी नबीला, आप बताएं क्या मसला है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इसका पार्ट 1 तो कैलकुलेट कर लिया, पर मुझे पार्ट 2 की एसेट समझ नहीं आई कि उसमें क्या करना है। जी पार्ट 2 में अज्यूम दैट कंपनी विशेस टू प्रिपेयर दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इट्स स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर का मतलब कंपनी के ओनर्स हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही होती हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है, ये जहन में रहे। इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ $72,000 द करेक्ट अमाउंट टू इंक्लूड द बैलेंस शीट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस। अगर आपने पार्ट 1 कैलकुलेट किया है या ऊपर लिख लें, चले लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन की लाइन में, द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट एट द एंड ऑफ दिस ईयर शोड 72,000 फॉर 3,000 अनसोल्ड यूनिट्स। तो ये 72,000 कैसे निकला है 3,000 यूनिट्स के लिए, ये पहले कैलकुलेट करें। अगर 72 को 3,000 से डिवाइड करें तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनती है? सर 24 वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से। अच्छा ओके, इसका मतलब अगर ये वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से है तो जो एनुअल रिपोर्ट में चीज़ें शामिल होती हैं वह वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक नहीं होती, बल्कि एब्जॉर्प्शन के मुताबिक होती हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है क्या ये इन्वेंट्री ठीक है, इसको बैलेंस शीट में शामिल कर लिया जाए फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस? तो जवाब नो है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग के मुताबिक नहीं। यस, ठीक है। एंड द अब बी एब्जॉर्प्शन पार्ट, कॉस्टिंग, व्हाट बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, किस मेथड के तहत करेंगे? एब्जॉर्प्शन के तहत। तो इन्हीं 3,000 यूनिट्स की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक निकालें, कितनी बनती है वो पर यूनिट कॉस्ट। 9 भी शामिल होगा, 10 भी, 5 भी और 3 भी, सॉरी 3 नहीं, फिक्स कितना है फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 और 25,000 आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो 150 डिवाइडेड बाई 25, $6। ओके 6, देन प्लस करें इसमें 9 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है जी 30 बनेगा। 30 इंटू 3,000 यूनिट्स, तो 90,000 की इन्वेंट्री बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। इसके अलावा रेहाब आप अपना सवाल एक्सप्लेन करें, क्या पूछना है आपने? आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। रेहाब, देन आई हैव टू सर्च यू। जी रेहाब अपना सवाल पूछें, एग्जैक्टली क्या है आपको इसमें पूछना 9 नंबर वाले क्वेश्चन में। जी रेहाब, मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप बात कर सकती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। जी रेहाब, आप अपना क्वेश्चन रेज करें, बोल के बताएं क्या इशू है इस सवाल में, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करूं। मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल कर लें। जी रेहाब बोलें। सो इस तरह तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा मुझे, मतलब वो सवाल पूरा पढ़ना। आप अगर अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लें, मैंने आपको अलाउ कर दिया है बात करना, आप बात कर सकती हैं, आप सवाल पूछ लें। अदरवाइज समवन एल्स, कोई और सवाल है तो कोई और पूछ सकता है जी। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आपने सवाल पूछना तो पूछ लें। एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? जी नबीला, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, यू आर अलाउड टू टॉक, आप करें बात, क्या पूछना है आपको? सर 6-9 ही में मुझे कंफर्म करना, I've done the question, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना था कि उसमें जब हम 2 years का हमें फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें अगर कोई फिनिश्ड इन्वेंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर है
तो जब हम Okay. उसको सेकंड ईयर में लेके जाते हैं तो हम उसको फिर पिछले ईयर की ही उससे मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं। जी, पिछले ईयर की ही लेके जाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पर। जी, तो उसको जो पर यूनिट होगी वो हम प्रीवियस ईयर की ही कैलकुलेट करेंगे और जी, उसी लेकिन पे यहाँ उसको पे लेके जाएंगे। देखें, यहाँ पे जितना भी डेटा दिया हुआ है इसमें प्रीवियस और इस ईयर के अंदर ऐसा चेंज नहीं आ रहा वैल्यू में ना, जो क्वेश्चन है इस सर लेकिन क्वेश्चन के अंदर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो उसका होगा ना? नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होगा। अब आप खुद देखें, फिक्स कॉस्ट पहले साल में भी वही है और शायद दूसरे साल में भी वही है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं ना। सर लेकिन फर्स्ट ईयर में 40,000 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, ओके सेकंड फाइन, ईयर में ठीक है, हाँ जी, जो लेके जाएंगे पर आप बिल्कुल उसी वैल्यू पे लेके जाएंगे जो लास्ट ईयर की वैल्यू है, और ठीक है सिर्फ जो ईयर 2 की यूनिट्स होंगे उनको हम ईयर 2 के जी, उसमें ये 2 के कैलकुलेट यूनिट से करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है एग्जैक्टली, सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, रेहाब कह रही हैं कि मुझे अपने आप को अनम्यूट करने में मसला है, तो वैसे पूछ लें। आई वांटेड टू आस्क देयर विल बी सॉरी आप आपका सवाल समझ नहीं है। बहरहाल जी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जैसे अभी पूछा है नबीला ने भी, अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स दोनों सालों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जब आप प्रॉफिट अगले साल में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे काउंट होगी। और कल ये सवाल पूछा भी गया था और ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो विल अज्यूम दैट कि जो लास्ट ईयर की पर यूनिट कॉस्ट है वही अगले साल की भी पर यूनिट कॉस्ट है, या जो इस साल की पर यूनिट कॉस्ट है वही लास्ट ईयर की है। बट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर जो लास्ट ईयर की इन्वेंट्री है एंडिंग, वो अगले साल के लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री के तौर पे एक्ट करेगी, बट बेस्ड अपॉन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रीवियस ईयर। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है? ओके, अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं यहीं से फिर आपके सामने जो सेगमेंट वाली चीज़ है वो आपसे शेयर कर देता हूँ और इस बात को आगे लेके चलते हैं। चलें, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए दो बातें हमें समझनी है। एक तो हमने ये समझना है कि यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन की फ़िक्स कॉस्ट होती है उसको, अभी तक हमने जो बात की थी वो ये थी कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ फ़िक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा हो जाए, कम बनाएं और कम हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम प्रोडक्शन करें, कॉस्ट उतने की उतनी ही रहती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें फर्दर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, अभी जैसे कल बात हो रही थी, इस सारी चीज़ का यूजेज क्या है, बेनिफिट क्या है, तो वन ऑफ द बेनिफिट्स ये अब हमारे सामने नज़र आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीपल सेगमेंट ऑफ बिजनेस के मल्टीपल डिवीजन्स हैं, तो वी वांट टू एनालाइज कि बिजनेस का प्रॉफिट सेगमेंट वाइज, डिवीजन वाइज क्या हो रहा है। सेगमेंट वाइज या डिवीजन वाइज अगर हमने प्रॉफिट देखना है तो उस सूरत हाल में हमें सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। when we are going to prepare segment wise profit and loss account, तो जो हमारे सामने चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी तक जो हमने बात की थी वो, जी अगर मेरी बात आपको, जी जो अभी तक हमने बात की, आई होप स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। जी, जो हमने बात की थी जी उसमें ये है कि वेरिएबल कॉस्ट है और फिर फिक्स कॉस्ट है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट के अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन है। और क्या कैटेगराइजेशन है फिक्स कॉस्ट के अंदर? एक फिक्स कॉस्ट है जिसे हम ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट कहते हैं और दूसरी फिक्स कॉस्ट है जिसे हम कॉमन फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मतलब इस बात का क्या है कि अगर हमारे इदारे के अंदर मल्टीपल डिवीजन्स हैं तो कुछ ऐसी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ही है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए वो फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। अगर हम उस डिपार्टमेंट को बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें, तो हो सकता है कि हमें वो फिक्स कॉस्ट फेस ना करनी पड़े। लेकिन कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है, जो ओवरऑल इदारे को फेस करना पड़ती है,
और वो कॉमन फिक्स कॉस्ट रहेगी इवन देन कि हम वो सेगमेंट ऑफ द बिजनेस बंद कर दें जिसके लिए वो पर्टिकुलर ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। लाइक हमारे बिजनेस के अंदर दो सेगमेंट्स हैं, एक ए है एक बी है। इस ए डिपार्टमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है, कुछ बी के लिए पर्टिकुलर इनकर हो रही है, जो इन दोनों के लिए अलहदा अलहदा हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये किसके लिए इनकर हो रही है, उसे हम ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और ऑन द अदर साइड कुछ ऐसी कॉस्ट है विच इज़ कॉमन फिक्स कॉस्ट जो ट्रेसेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है, एलोकेबल नहीं है on justifiable grounds to AB departments, AB divisions या AB segments of the business, तो उस कॉस्ट को हम कॉमन फिक्स कॉस्ट कहते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि आप बनाते रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी अगर मैं आपके सामने यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी, सो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का एक ए सेगमेंट है, एक बी सेगमेंट है, दो सेगमेंट्स हैं, तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिजल्ट का नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे नाउ कुछ और चीज़ हम इसमें से लेस करने जा रहे हैं जो कि ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा उसे हम सेगमेंट मार्जिन के नाम से जानते हैं। सेगमेंट मार्जिन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि कॉमन फिक्स कॉस्ट है, तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। फॉर एग्जांपल जो अभी मैं डाटा लेके चल रहा हूँ, इस डाटा के अंदर अगर हम देखें कि हमारी जी जो फिक्स कॉस्ट है जो कि ट्रेस की जा सकती है डिपार्टमेंट वाइज, लेट्स सपोज वो 20,000 है इस डिपार्टमेंट के लिए, 10,000 इस डिपार्टमेंट के लिए है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का सम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी की सेल्स ये है और ए बी की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ये है, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो उन दोनों को माइनस करने से निकला है जी 10 माइनस 10, और जो यहाँ पे ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 प्लस 10,000, ये ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है। तो रिज़ल्ट जो निकलेगा इसके बाद वो जी जो रिज़ल्ट निकलेगा उसे हम सेगमेंट मार्जिन के नाम से जानेंगे। 54,000 माइनस 20,000, तो ये सेगमेंट का मार्जिन है और ये टोटल है। और अगर इसके बाद हमारी जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है लेट्स सपोज वो 35,000 है, तो जो रिज़ल्ट होगा हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 44,000 है, वो कॉमन है, वो डिपार्टमेंट वाइज या सेगमेंट वाइज एलोकेट नहीं की जा रही, वो एज अ होल लिखी जा रही है। जबकि इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इफ़ यू वांट टू नो कि हमारा कौन सा डिवीजन कौन सा सेगमेंट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, हमें वो यहाँ से पता चल सकता है। अगर अब आप गौर करें तो उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलमोस्ट नियर टू ईच अदर था, 54 और 55, तो अपेरेंटली शायद हमें ये लग रहा हो कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों डिवीजन्स की परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन जब हमने इसमें से ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो हमें पता चला कि अच्छा खासा डिफरेंस है। बी डिपार्टमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग मच मोर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल ए डिपार्टमेंट। अगर ये बात समझ आई है तो मैं यहाँ से वो जो क्वेश्चन खोला हुआ था वो दोबारा शेयर करता हूँ और फिर उसको वहाँ पे जाके सॉल्व भी कर लेते हैं। जी ये आपके सामने लिखा हुआ है, कंपनी सेगमेंट्स इट्स बिजनेस इनटू टू रीजन्स, ईस्ट एंड वेस्ट। द कंपनी प्रिपेयर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट एज फॉलोज। सेल्स बताई हुई है दोनों डिपार्टमेंट्स की। सेल्स ए की
टोटल कंपनी की बताई है, ईस्ट वेस्ट डिवीजन की बताई है, वेरिएबल कॉस्ट बताई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट हुआ हुआ है, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग माइनस किया गया एंड देन सेगमेंट मार्जिन निकालने के बाद कॉमन फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया गया है, तो $25,000 प्रॉफिट है। नंबर 1, कंप्यूट द कंपनी वाइड ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल्स। कंपनी वाइड अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो टोटल कंपनी की सेल्स ली जाएगी, और अगेन वही वेटेड एवरेज वाला जो फॉर्मूला है, ये जैसे प्रोडक्ट वाइज होता है जो हमने मल्टी प्रोडक्ट वाला किया था, उसी तरीके से कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फॉर द ईस्ट रीजन। अगर ईस्ट रीजन का करेंगे तो सिर्फ ईस्ट रीजन की फिक्स कॉस्ट लेंगे जो कि ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है। अगर वेस्ट रीजन का कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ वेस्ट रीजन की फिक्स कॉस्ट लेंगे। प्रिपेयर अ न्यू सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ब्रेक इवन डॉलर सेल्स दैट यू कंप्यूटेड। रिक्वायरमेंट 2 एंड 3 यूज द सेम फॉर्मेट, यानी जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है उसको प्रूव करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और ये इसी तरह से क्वेश्चन है। लाइक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, company wholesale distributed for electronic equipment has experiencing losses for some time as shown by its most recently contribution format income statement, sales, variable expenses, contribution margin, फिक्स एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट की बजाय लॉस नज़र आ रहा है। कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ रहा है। इन एन एफर्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम the company would like to prepare income statement on segmented by division। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मतलब लॉस से बचना है तो पहले देखना पड़ेगा अगर मल्टीपल डिवीजन है तो उसमें से कौन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन लॉस की तरफ लेके जा रहा है। तो हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के सेगमेंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी का पता करना है। अकॉर्डिंगली द अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स बताई हुई हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर द परसेंटेज ऑफ द सेल्स बताई हैं, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट बताई हुई है। अगर आप सम करें इस ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट का तो 160 प्लस 200,000 प्लस 175, इन तीनों का टोटल 535 बनता है, जबकि आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 625 किया, तो 90,000 ऐसी कॉस्ट है जिसे हम कॉमन फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। और बाकी हमारे पास जो है वो कॉमन ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है, तो हम उस ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज करते हुए इंडिविजुअल जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं ये यहाँ से डाटा पिक कर रहा हूँ और एक्सेल फाइल के सामने रख के आपको सॉल्व करके बता देता हूँ जी। आई होप कि नज़र आ रहा होगा जी। एनीवेज जी मुझे सवाल थोड़ा सा विजिबल नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इनलार्ज किया। एनीवेज यहाँ से फिगर पिक करते हैं। सेल्स हमें ईस्ट सेंट्रल वेस्ट 3 डिवीजन्स हैं, तीनों की बताई हुई है। तो ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और ये टोटल है। हमें जो सेल्स बताई हुई है ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल डिवीजन 250, 4 लाख और 350,000। 4 लाख एंड 350,000। 350,000 जी। हमें वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज बता दी है 52, 30 एंड 40%। अगर वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज बता दी है तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बाद हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल पाएंगे। जी तो वेरिएबल कॉस्ट हमें बताई हुई थी जी 52, 30 और 40। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 52%, देन 30%,
और देन इसके बाद 40% है जी। और इसके बाद अगर आप माइनस कर लेते हैं आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स निकल आते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद आप ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 160, 200 और 175,000। 160, 200,000 and 175,000। जी ये ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने है। जी तो अब टोटल फिक्स कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की 6,25,000 थी। जी 6,25,000 में से इन तीनों को टोटल हमने कैलकुलेट किया और डिफरेंस निकाला तो 90,000 की ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन फिक्स कॉस्ट है। ये 15,000 का नुकसान ऐसे निकल रहा था। अगर हम इसको देखें 1,390,000, 610,000, 625, 535 ये और 90 ये तो 15,000 का नुकसान आ रहा है। लेकिन अगर हम सेगमेंट वाइज देखते हैं तो वेस्ट और सेंट्रल डिवीजन जो है ये प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन जो ईस्ट डिवीजन है उसका सेगमेंट मार्जिन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इनफैक्ट ये ओवरऑल अगर इसको निकाल दिया जाए तो टेक्निकली कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। वजह 80 और 35,000 ये टोटल दोनों मिलके आपका 1,15,000, 25,000 प्रॉबेबली बन जाएगा और इसमें से 90 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट है। बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ एनालिसिस वी कैन डिसाइड आइदर टू कंटिन्यू any of our department, any of our division, any of our segment or to discontinue that। ये सारे जो डिसीजंस हमें करने पड़ते हैं उसके लिए हमें जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो हमें वेरिएबल कॉस्टिंग टेम्पलेट से इस तरह से डिपार्टमेंटल या डिविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के मिल सकती है। कोई समझ आई है बात तो दैट्स फाइन। अगर कोई अब सवाल है तो अब आप सवाल रेज कर सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन दोबारा बता दूं। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट वो वाली फिक्स कॉस्ट है विच इज़ ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर डिवीजन, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। आपका अच्छा पॉइंट है, मैं इसको चलें एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कि जैसे ये कोक पेप्सी वाले हैं, इनकी दो तरह की ड्रिंक्स आपको मिलती हैं। दो या तीन तरह की आप ड्रिंक्स कर लें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक रेगुलर बॉटल होती है जो कि ग्लास बॉटल है, शीशे की बॉटल है। एक आप देखते हैं तो आपको पेट बॉटल मिलती है, जैसे हाफ लीटर टाइप बॉटल्स होती हैं या वो लीटर 1.5 लीटर टाइप। और इसी तरीके से आपको एक टिन मिलता है, कैन जिसे आप कहते हैं, वो टिन पैक या कैन में भी मिल जाती है आपको चीज़। सो अगर हम कहें कि हमें कुछ ऐसी कॉस्ट है जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बॉटल्ड ड्रिंक है ग्लास वाला उसके लिए इनकर करना पड़ रही है, जबकि कुछ कॉस्ट ऐसी है जो हमें बॉटल्ड ड्रिंक की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो टिन बना रहे हैं उसके लिए इनकर करना पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट है वो इनकर करना पड़ रही है। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है जो अगर आप देखें टिन या जो प्लास्टिक बॉटल है उसकी जो पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो आमतौर पे एक प्लास्टिक रैप होता है जिसके अंदर वो उनकी 10-15 या जितनी भी बॉटल्स होती हैं या टिन्स होते हैं वो उसके अंदर पैक करके डिस्ट्रीब्यूट फर्दर किए जाते हैं। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारी वो बॉटल्ड ड्रिंक है उसके लिए आमतौर पे वो जो क्रेट्स होते हैं जो प्लास्टिक होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और आमतौर पे रीयूज़ भी होते रहते हैं। कि अगर आप किसी को सप्लाई करते हैं जो कंपनी वो ग्लास बॉटल उसके साथ वो एक ट्रे होता है जैसे आप क्रेट भी कहते हैं जिसके अंदर वो सेगमेंटेड होता है, उसमें डिवीजन्स बनी होती है, उसमें बॉटल्स रखती जाती हैं और ऐसे ही वो किसी जो होल सेलर या रिटेलर को दिया जाता है। जब वो सेल करके एम्प्टी वापस करता है बॉटल तो आप उसके साथ वो क्रेट भी या वो चीज़ भी वापस ले लेते हैं। वेयर एज वो जो प्लास्टिक बॉटल है या जो वो टिन है उसको अगर आप देखें तो जो उसका क्रेट या पैक होता है उसके साथ जो मटेरियल लगा हुआ वो सारे के सारा डिस्पोजेबल है, वो प्लास्टिक रैप जो होता है।
सो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो प्लास्टिक पैकेजिंग करने के लिए मशीनरी रिक्वायर्ड है वो स्पेशल है, वो बॉटल्ड ड्रिंक के लिए यूज़ नहीं हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ उस टिन पैक वाले डिवीजन के लिए या वो जो प्लास्टिक बॉटल है 1/2 लीटर टाइप उस डिवीजन के लिए यूज़ हो रही है। तो जो उस मशीन की डेप्रीसिएशन है वो फिक्स कॉस्ट है। ज़्यादा प्रोडक्शन करें कम प्रोडक्शन करें, डेप्रीसिएशन ज़्यादा कम नहीं हो रही होती, बिकॉज आप डेप्रीसिएशन के लिए जो मेथड अडॉप्ट कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही होती है, प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज़ करते हैं तो हर साल सेम रहेगी, हालांकि प्रैक्टिकली मशीनरी हो सकता है किसी साल में ज़्यादा किसी साल में कम इस्तेमाल हो रही हो बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो मशीन डेप्रीशिएट हो रही है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बिज़नेस के लिए है, वो तमाम के तमाम बिजनेस सेगमेंट्स के लिए नहीं है। ऐसी कॉस्ट को ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट कहा जा रहा है। अब आप इसको फर्दर लिंक करें तो हमने एक हमारा जो प्लांट है उस पर ये बॉटल ड्रिंक भी बनती है, उस पर ये प्लास्टिक वाली ड्रिंक भी बनती है, उस पर वो टिन पैक भी बनता है। वो जो प्लांट है उस प्लांट के जो सिक्योरिटी स्टाफ हमने रखा हुआ है वो हमसे रेगुलर एक ही सैलरी ले रहा है, तो हम उसमें से किसकी सैलरी वो जो बॉटल वाले ड्रिंक वाला प्लांट है डिवीजन है उसको चार्ज करें, कितनी सैलरी हम उसको चार्ज करें जो प्लास्टिक बॉटल्स बना रहे हैं, कितनी सैलरी हम टिन वाले डिवीजन को चार्ज करें, ये एलोकेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है। तो ये वाली जो कॉस्ट है इसे हम कॉमन फिक्स कॉस्ट के नाम से जानते हैं और ये फिर एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर दी जाती है। रुतबा आपका सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो रेज हैंड कर दें, अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैंने ये सेगमेंट मार्जिन ही जेंटलमैन बताया है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब अब लिख रहे हैं हालांकि मैंने सेगमेंट मार्जिन बताया है, वो फिर वही पूछ रहे हैं जी सेगमेंट मार्जिन क्या है। तो जेंटलमैन जो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस कर दिया जाए, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, वो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसे हम सेगमेंट मार्जिन के नाम से जानते हैं कि उस सेगमेंट ऑफ द बिजनेस की जानिब से कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। जी कॉमन फिक्स कॉस्ट 90,000 कैसे है, रुतबा आपका सवाल था, मेरे ख्याल में अब समझ आ गया होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी 90,000 कैसे आया, ये टोटल आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 625,000 है फिक्स, और जो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है 160, 200 और 175, इन तीनों को ऐड करें 625 में से माइनस कर लें तो वो 90,000 बनता है। ठीक है जी फ़ायज़ा आपने हैंड रेज किया, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी फ़ायज़ा आप सवाल पूछ लें, फ़ायज़ा रियाज। अच्छा जी नहीं सवाल नहीं पूछना, ओके जी एनी अदर क्वेश्चन, अगर अब समझ आ गया तो आसिफ अली आप पूछ लें सवाल। जी आपको अलाउ कर दिया, आप बात करें। आसिफ अपने आप को अनम्यूट कर लें और बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है कि ट्रेसेबल की तो मतलब समझ आ गई कि ये जी जैसे ठीक आपने है। बताया। अच्छा थोड़ा सा मेरा मतलब लिंक क्वेश्चन होगा, मतलब जी जी शायद ये क्वेश्चन बने भी या ना बने, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा कोई इशू इन्फॉर्मेटिव नहीं, लेना आप चाहता पूछें जी, आप हूँ। जी पूछेंगे जैसे तो हम इंशाल्लाह। डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं, जी तो शाबाश। एक्सपेंसेस को हम एलोकेट करते हैं, उसमें जी हम कुछ ठीक है। चीज़ें लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स। जी तो ठीक है। वहाँ पे मतलब जैसे हीटिंग लाइटिंग है जी तो मैं हम समझ गया देखते हैं हूँ। पॉइंट्स के मुताबिक उसको कर देते हैं। जी ठीक तो है। मतलब इस तरह ट्रेसेबल कॉस्ट को हम किस तरह जज करेंगे, मतलब नहीं देखिए क्या वो यहाँ पे चूँकि मैं आपका सवाल समझ गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो जितनी भी जी बेसिस आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं ना, उन्हें हम टेक्निकली आर्बिट्रेरी बेसिस कहते हैं, रैंडम। हमने कुछ राइट सूटेबल ग्राउंड तो चूज़ कर ली कि चलें ये शायद बेहतर सूटेबल ग्राउंड हो इसके लिए, ठीक है, राइट हमने कह दिया ऐसा। लेकिन अगर आप खुद समझें तो ये प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक होती है ठीक है रियलिटी, एक है ठीक है प्रैक्टिकल, मतलब रेंट आपने एक एजम्पशन है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना लाइटिंग एक्सपेंस पे ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल ज़्यादा ठीक होगा, है, ठीक है, बिल्कुल है सही है। जनरली ये बात समझ आती है जनरली, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है। मैं मिसाल दे देता ठीक है हूँ। देखिए नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है, क्या है नेचर ऑफ वर्क। एक ऐसी जगह जहाँ पे बड़ा माइन्यूटली काम करना पड़ता है,
वो शायद 2x2 का एक स्क्वायर रकबा ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर आपको बेतहाशा लाइटिंग रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू कि जहाँ पे नेचर ऑफ द वर्क ऐसी नहीं है कि जिस पे बड़ा माइन्यूटली काम करना पड़ता है। आप ज़रा जेहन में लेके आए एक ज्वेलर को, आप एक ज्वेलर को जेहन में लेके आए और देखें कि अगर उसने कोई स्टोन ऐड करना है किसी भी ज्वेलरी के अंदर, तो इतना माइन्यूट सा काम होता है कि उसके अंदर वो शायद बैठा तो छोटी सी जगह पे हो, लेकिन उसको जो लाइट लगानी पड़ रही है वो अच्छी खासी पावर की है और अच्छी खासी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। हाँ या ना बताएं? जी सर, यस बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने इसलिए कहा था ना कि मैं थोड़ा सा चले, मतलब कोई एक और बात क्वेश्चन है। नहीं, मैं जी जी, सुन ले, अभी मेरी मतलब बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात जी पूरी मैं, नहीं हुई। हाँ मैं समझ आ पहले गया मेरे अभी पहले मेरी बात जी सुन जी लीजिएगा पूरी, आपका जी जी सवाल उसके बाद मैं और ले लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई जी जी अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, फाइन। अच्छा, ओके अब राइट। नंबर वन, वो जो आप उस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए इस तरह की कोई भी बेस अडॉप्ट कर रहे हैं, वो रैंडम होती है, कम सूटेबल तो ज़रूर होती है, लेकिन हम उसे आर्बिट्रेरी ही कहते हैं, एग्जैक्ट नहीं कहते। हमारे बिजनेस के अंदर अगर इस तरह से तीन चीज़ें बन रही हैं, मैं मिसाल देता हूँ यूनिलीवर की, हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हज़ारों, एक नहीं, हज़ारों प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब हज़ारों प्रोडक्ट बनाने वाला इदारा, उसमें नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ऐसी हो सकती है जो बड़ी कम जगह घेरती हो, एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हो, लेकिन शायद उसकी प्राइस उतनी ना मिलती हो। आप इसको ये देखिएगा, पता नहीं आप अगर पंजाब वाले प्रोविंस से थोड़ा बहुत वाकिफ है, मुझे नहीं पता आपके शहर से हैं, एनीवेज अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बनाने के ब्रांड हैं। ऐसे भी ब्रांड हैं जिन्होंने शायद वो पहले जैसे मास्टर का अगर आपने नाम सुना है, वो फोम भी बनाते थे, जी वो बिल्कुल फोम सर। बना रहे हैं। डायमंड बाइक आपने सुनी होगी, वो डायमंड फोम बना रहे हैं, उन्होंने शायद बाइक बनाना शुरू कर दी। अब जरा बिल्कुल ऐसे ही है स्टोरेज स्पेस को जेहन में लेके आए, या जी। प्रोडक्शन स्पेस को जेहन में लेके आए, वो जो स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होगी उस वाले बिजनेस के लिए, जहाँ पे बाइक्स भी एक ही प्लांट है, उसके अंदर बाइक एक जगह पे प्लांट लगा हुआ है, वो बाइक को भी स्टोर किया जाता है, जब बन जाती हैं उसके पार्ट्स को स्टोर किया जाता है। दूसरी तरफ उस एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें वो गद्दे बना बना के स्टोर कर रहे हैं। तो बताएं किस पे जगह ज़्यादा लग रही है? डेफिनेटली गद्दों पे जो है ना ठीक वो है, ज़्यादा लग रही है, वो लेकिन उसके पैसे टेक्निकली शायद देखें तो कम मिल रहे होंगे। कम मिल रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। तो इसका मतलब एक तो वो चीज़ है, लेकिन अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात को जरा समझें। राइट राइट मैंने सर। ये बताया कि जैसे अब एक ही कंपनी है, उसका एक गद्दे बनाने वाला प्लांट है और एक उसका मोटरसाइकिल बनाने वाला प्लांट है। ठीक है, राइट सर। ठीक है। अब वो गद्दे बनाने वाले प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है या जो वहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, वो मोटरसाइकिल बनाने वाले प्लांट पे बिल्कुल इनकर नहीं हो रहे। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ओवरऑल तो बिल्डिंग एक है, लेकिन जिस मशीनरी से एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, दो प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, एक गद्दों को सुपरवाइज करता है, एक मोटरसाइकिल बनाने वाले प्लांट को सुपरवाइज करता है। तो इसका मतलब ऐसा सुपरवाइजर अगर एक ही रखा हो जो दोनों को सुपरवाइज कर रहा हो, तो वो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो कॉस्ट सेपरेटली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इनकर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप राइट। गद्दे गद्दे बनाना बंद कर देते हैं, तो वो जो मैनेजर गद्दे बनाने को सुपरवाइज करता था उसकी स्पेशलिटी वही थी, हम उसको नहीं रखते, हम उसको फायर कर देते हैं, तो हमारी वो कॉस्ट बच जाएगी, सेव हो जाएगी, या इनकर होती रहेगी? डेफिनेटली वो उस जगह पे हम कोई मोटरसाइकिल वालों के लिए सुपरवाइजर रखेंगे तो वो नहीं, मेरा तो ख्याल वो इनकड़ होती मोटरसाइकिल रहेगी। देखो, नहीं, वो मोटरसाइकिल वाला जो सुपरवाइजर होगा उसकी क्वालिटी जो क्वालिफिकेशन है, वो यकीनन वो ऑटोमेटिव इंजीनियर होगा ना, वो गद्दों वाला जी जी इंजीनियर तो नहीं चल जाएगा उधर। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, अब मैंने जी इसीलिए ये सैलरी वाली मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है। वैसे मैंने बिल्कुल प्लांट की डेप्रिसिएशन की बात की थी, अगर मैंने वो प्लांट ही बंद कर दिया, मैंने गद्दे बनाने बंद कर दिए, तो वो जो प्लांट वहां पे लगा हुआ था उसकी डेप्रिसिएशन मुझे नहीं देना पड़ेगी। समझ आ रही है बात? बिल्कुल चलें, बिल्कुल सर। मैंने वो पूरी की पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई थी, मैं एक जगह पे वो आधी बिल्डिंग के हिस्से में वो बना रहा था, ये जो है गद्दे, और आधी पे बाइक बना रहा हूँ। अब मैंने जब गद्दे बनाने बंद कर दिए और बाइक की प्रोडक्शन मेरी कोई इतनी इनॉर्मसली इंक्रीज नहीं की, तो अकल का तकाजा ये है कि मुझे वो जगह नहीं रखनी चाहिए अपने पास, अदरवाइज मेरे वो कॉस्ट इनकर होती रहेगी। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं अगर वो जगह विकेट कर दूं, आधी जगह उसको वापस कर दूं मालिक को, भाई ये मुझे जगह नहीं चाहिए, वो किसी और को रेंट पे दे देगा, मेरा रेंट बच जाएगा या नहीं बच जाएगा?
बिल्कुल बचेगा। तो वो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है। जो ट्रेस आप ये कोई जो आवाज़ आपने खोली अगर बंद कर दें, मुझे बाउंस बैक हो रही है आवाज़। तो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट वो भी जो फिर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस के साथ की वजह से इनकर हो रही है। अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को ड्रॉप कर दिया जाए तो शायद वो फिक्स कॉस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन कॉमन फिक्स कॉस्ट वो है जो कि वो सेगमेंट ऑफ द बिजनेस चाहे बंद भी कर दिया जाए तो वो बंद नहीं होगी। अब मेरे साथ रहिएगा, ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें देखें अगर मैं ये ईस्ट डिवीजन को बंद कर दूं तो ना मुझे ईस्ट डिवीजन से 2.5 लाख की सेल मिलेगी, ना मुझे ईस्ट डिवीजन से 1,30,000 का वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ना मुझे 1,60,000 की ये ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, लेकिन मुझे ये 90,000 फिर भी इनकर करना पड़ेगा। ऐसा ही है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने ज़रा दोबारा टोटल करता हूँ। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैंने ईस्ट डिवीजन को बंद कर दिया, अब मैं इसको टोटल में शामिल नहीं करता, मैं इस दोनों को शामिल करता हूँ तो मेरी सेल 7,50,000 है जी। मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इन दोनों को टोटल करने के बाद 2,60,000 है, 490 का मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और मेरी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट 3,75,000 की है। 1,15,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन सेगमेंट मार्जिन बना इन दोनों का टोटल, और ट्रेसेबल कॉमन फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सो मेरे से अगर सवाल पूछा जाए कि इसमें से किसी एक डिवीजन को जो बंद की जा सकती है वो कौन सी डिवीजन होनी चाहिए, वो इस डिवीजन होनी चाहिए। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मेरा लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, बिकॉज ना मुझे ये रेवेन्यू मिलेगा, ना मुझे ये वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, ना मुझे ये ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। अगर फर्ज कर लूँ तो ये फिर भी इनकर होती रहेगी, मैं फर्ज कर लेता हूँ, अगर ये फिर भी इनकर होती रहेगी तो मेरा तो नुकसान बढ़ जाएगा। मुझे तो अगर ये इनकर होती रहनी है तो फिर तो ये कॉमन फिक्स कॉस्ट है। अगर ये डिवीजन बंद कर दें और ये फिक्स कॉस्ट भी ख़त्म हो जाए तो ऐसी कॉस्ट जो एक सेगमेंट या एक डिवीजन ऑफ द बिजनेस से पर्टिकुलरली रेलेवेंट है उसकी वजह से इनकर हो रही है, अगर उसको डिसकंटिन्यू कर दें तो वो शायद इनकर ना हो। ऐसी कॉस्ट को हम ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट के नाम से जानते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर, इट्स क्लियर। जी, कोई और सेम में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल इसी से रिलेटेड था। अभी यानी कि जब हम ट्रेसेबल की बात करेंगे तो जो सेमी फिक्स कॉस्ट होगी सर, जैसे मतलब टेलीफोन का एक्सपेंस है उसमें एक जो लैंड रेंट है वो तो फिक्स है, बाकी अच्छा। उसके ऊपर वेरिएबल है, मतलब उसमें कुछ सेमी फिक्स होगी, सेमी वेरिएबल होगी। अब वो ये जो फिक्स है क्या ये कॉमन कहलाएगी या इसको हम कहीं सेगमेंट पे, ये तो आई थिंक कॉमन कहलाएगी। मेरे तो ज़रा सवाल समझने के लिए मुझे उसको लिंक करना पड़ेगा। इस सारी बात को मुझे इससे ज़रा लिंक पहले पैदा करके दें। मैं बना रहा हूँ सेगमेंटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो टेलीफोन लाइन जिसका बिल आ रहा है, बताएं वो ईस्ट डिवीजन में लगी है, वेस्ट में लगी है या सेंट्रल में लगी है, बताएं। डेफिनेटली वो एक सेल डिपार्टमेंट में लगी होगी। चलिए मैं फर्ज कर लूँ, मेरी बात सुनो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर वो ईस्ट डिवीजन में लगी है, अगर वो ईस्ट डिवीजन में लगी है तो इसका मतलब वो ईस्ट डिवीजन से ट्रेसेबल कॉस्ट है, हाँ या ना बताएं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब वो ट्रेसेबल के अंदर फर्दर दो चीजें हैं। पहले है ट्रेसेबल टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये बात समझे। आपने कहा कि वो टेलीफोन लाइन सिर्फ ईस्ट के लिए लगी हुई है तो इसका मतलब ये ट्रेसेबल टू ईस्ट डिवीजन है। अब उस ट्रेसेबल टू ईस्ट डिवीजन वाली कॉस्ट के अंदर आपने कहा उसमें एक कंपोनेंट फिक्स्ड है और एक कंपोनेंट वेरिएबल है, तो भाई उसका जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो इस ईस्ट डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, और जो उसका लाइन रेंट है वो इस डिवीजन की फिक्स कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। बात समझ तो नहीं आ गई कहीं? बिल्कुल सर, ठीक है। समझ तो नहीं आ गई? जी जी जी, आ गई है या नहीं जेंटलमैन, ये तो बता दें। जी सर, आगे चलें, मैं सवाल को क्लैरिफाई करें। इस तरह जनरल क्वेश्चन कोई नहीं होता। अगर वो दूसरा मैंने कहा अगर वो ईस्ट के लिए आइडेंटिफाइबल है तो पहली बात वो ईस्ट डिवीजन की कॉस्ट है, पर उस ईस्ट डिवीजन की कॉस्ट के अंदर फर्दर आपने देखना है कि वो ट्रेसेबल है आइदर उसका एक डिवीजन के साथ, तो फिर देख रहे हैं कि उसका अगर कोई कंपोनेंट वेरिएबल है तो वेरिएबल को चार्ज हो जाएगा, कोई फिक्स है तो फिक्स को चार्ज हो जाएगा। अगर वो ट्रेसेबल ही नहीं है किसी डिवीजन को, यानी एक ही लाइन है तीनों डिवीजन इस्तेमाल करी जा रहे हैं, ऐसा ही आप यही कह रहे हैं ना,
तो अगर जी तीनों जी इस्तेमाल करी जा रहे हैं इसका मतलब वो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर तो आएगी, वो ट्रेसेबल के तौर पे नहीं चार्ज हो सकती, अलग-अलग नहीं चार्ज हो बिल्कुल सकती। समझ बिल्कुल आ रही? सर। चलिए आगे जी, अब आप बताइएगा, कोई और सवाल है तो। नहीं सर, थैंक यू। बख्तावर आपने सवाल किया है, काइंडली एक्सप्लेन कॉमन फिक्स कॉस्ट। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो दोबारा सवाल पूछ लें हैंड रेस करके। कॉमन कॉस्ट को रेशो बेसिस पे एलोकेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अगर आपने इसी तरह से अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकालने हैं तो फ़ायदा नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। तो अगर आपने डिसीजन करना है मैं यहाँ पे वो कॉस्ट एलोकेट कर दूँ थोड़ी थोड़ी, ये 90,000 फ़र्ज़ कर ली इक्वल कर दूँ, तो 30,000 30,000 30,000, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ओवरऑल मेरे पास पहले भी बना हुआ था। मुझे फ़ायदा तो तभी होगा जब मैं डिवीजन की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करूंगा, तो मुझे कॉमन फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करके सवाब कोई नहीं होना, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो पहले ही मेरे पास है। मुझे तो ये देखना है कि हर डिवीजन, हर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस कितना दे रहा है, तो मुझे उसको करने के लिए ऑब्वियसली फिर अलहदा ही रखना है, कोई आर्बिट्रेरी बेसिस ऑफ एलोकेशन की बुनियाद पर उसको चार्ज नहीं करना। यहाँ पे कॉस्ट चार्ज करने की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके पास ऑलरेडी बना। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है? चले, अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं बस ये कंक्लूड करता हूँ जी आज की डिस्कशन को। लेकिन इसको मैं लिंक कर दूँ, ये सारी बात जो मैंने आपसे शेयर की है इसका प्राइमरी जो अब आप इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरी है वो आप पढ़ें, उसमें मसाइल हो आपको तो आप नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑल वेरिएबल कॉस्टिंग इज टू मेक सम डिसीजन। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक डिसीजन किया, तो आपको नज़र आ रहा है कि किसी एक सेगमेंट ऑफ द बिजनेस को बंद कर दिया जाए। तो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनका बिजनेस में यूजुअली हमें सामना करना पड़ता है, जिनको हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे और उस पर एनालिसिस भी करेंगे। उससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल जो स्लाइड्स की शेप में है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और इस किताब के अंदर जो बुक आपको रेफ़र की गई है, उस किताब के अंदर भी एक चैप्टर मौजूद है, वो मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ, जो आपने पढ़ना है अगले इसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी जी, अभी किसी ने हैंड रेस किया हुआ है। सर नेक्स्ट टॉपिक बता दें, मैं बताने लगा हूँ जी सलमान साहब। मैं बस अपनी किताब से वो एग्जैक्ट चैप्टर देखने लगा हूँ, बिकॉज फिर आप ये सवाल भी पूछते हैं, तो इंस्टेड के मैं सिर्फ टॉपिक का टाइटल बताऊँ, आई थॉट कि मैं आपको जी बता दूँ। जी किताब के अंदर इसका चैप्टर नंबर 12 है और इसका टाइटल है डिफरेंशियल एनालिसिस। ठीक है जी, मैं ये आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ जी। ये चैप्टर 12 है, डिफरेंशियल एनालिसिस इज द की टू डिसीजन मेकिंग। हमने अभी जितनी बात की उसको डिसीजन मेकिंग से लिंक करना है। तो आमतौर पर जो बिजनेस को डिसीजंस करने पड़ते हैं रूटीन बिजनेस के अंदर, रूटीन नेचर के अंदर, उसमें सबसे पहला जो डिसीजन है, जो जनरली क्या किया जाता है कि अगर हमें कोई कस्टमर आके कह दे कि हमें जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जनरली जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उस प्राइस की बजाय हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बेची जाए, कोई स्पेशल ऑर्डर आपको मिल रहा है स्पेशल प्राइस पे, तो शुड यू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर और रिजेक्ट दैट ऑर्डर? उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। जी मैं यहाँ पे चलें आपकी आसानी के लिए जी चलें, ये जो हमने कल बात की थी, मैं वही वाला सवाल दोबारा ओपन करूँ, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा, आप ज़रा गौर करिएगा। देखिए हम जो यूजुअली प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है वो 35 रुपीज़ में बिकती है। कितने में बिकती है जी? 35 रुपीज़ में। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेल प्राइस हमारी 35 रुपीज़ है, फाइन। और हमें एक कस्टमर आके ये कह रहा है कि आप मुझे ये चीज़ 25 रुपए में दे दें, ये हमारी रेगुलर सेल प्राइस है, ठीक है। और एक कस्टमर आके कह रहा है कि मुझे ये चीज़ आप बेच दें
जी, तो स्पेशल ऑफर आपके लिए आ रही है। वो कस्टमर ये कह रहा है ऑर्डर लेके कि मुझे आप ये चीज़ जो है वो 30 की बजाय 35 की बजाय सॉरी, आप मुझे ये चीज़ 25 रुपए में बेचते हैं। सो सवाल ये है कि क्या हमें ये चीज़ 25 में बेचनी है या नहीं बेचनी। इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगा। मैं सिंपल बात अभी फ़िलहाल समझाने के लिए रख रहा हूँ ताकि इसको मज़ीद डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस किया जा सके। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट के तहत चलते हैं तो अगर आप गौर करें तो पर यूनिट कॉस्ट ये 4 चीज़ें शामिल हैं। अगर आप इन 4 चीज़ों को ऐड करते हैं तो ये $30 बनती है। आपको वो कस्टमर आके कह रहा है कि जनाब मुझे ये चीज़ बेच दे 25 के अंदर, आप ब्रेक इवन लेवल अपना क्रॉस कर चुके हैं। ब्रेक इवन लेवल से मतलब आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर चुके हैं। अब हर एक्स्ट्रा यूनिट आपके प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा द अमाउंट इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो आपको कस्टमर आके कह रहा है 25 में चीज़ दे दें, आप उसको जवाब दे देते हैं ओ भाई तुम्हें 25 में कैसे दे दें, हमें तो खुद ये चीज़ 30 में कॉस्ट करती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कल अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको 1 मिनट में जवाब देंगे, लेकिन अकल का तकाजा ये है कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो चाहे आप कम प्रोडक्शन करें ज़्यादा करें वो तो इनकर होनी ही होनी है। आपको ये चीज़ असल में जो कॉस्ट कर रही है वो 18 रुपए में कॉस्ट कर रही है। तो अगर आप 25 में ये बेच देंगे, आप ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं, यानी आप प्रॉफिट एंड ज़ीरो प्रॉफिट वाली सिचुएशन से आगे निकल आए हैं, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट आपके प्रॉफिट के अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 25 रुपये आपकी सेल प्राइस है। अगर आपको ऑफर की जा रही है तो आप गौर करें आपकी कॉस्ट 30 रुपये पर यूनिट इनकर नहीं होनी। ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो इनकर होते ही रहना है, चाहे कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें। आपको कस्टमर आके कह रहा है इतनी चीज़ें मुझे बना दें, आप उसको बना के दें या ना बना के दें, वो टोटल तो उतने की उतनी रहनी है कॉस्ट। सो जो टेक्निकली आपकी एडिशनल इंक्रीमेंटल या जिसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं वो इनकर हो रही है, तो वो ये 18 रुपये है। तो आप इस 18 रुपये की कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। 18 रुपीज़ के अंदर से आप माइनस करेंगे 18 रुपीज़ की कॉस्ट आप कंसिडर करेंगे, 25 से माइनस करें तो $7 का 7 रुपये का पर यूनिट आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट की बुनियाद पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन और सारे डिसीजन मेकिंग एनालिसिस मल्टीपल डिसीजन है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर है। हम समटाइम ये डिसाइड करते हैं कि खुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें। कुछ चीज़ें मेक और बाय डिसीजंस कहा जाता है। हम किसी चीज़ को एज इट इज सेल कर दें या फर्दर प्रोसेस करें, ये डिसीजंस किए जाते हैं। एंड लाइक वाइज वी नीड टू डिसाइड, जैसे भी हमने किया कुछ सेगमेंट ऑफ द बिजनेस जो है डिवीजन जो है उसको कंटिन्यू करें या बंद कर दें। इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें जो ज़रूरत पेश आती है वो इसी वेरिएबल कॉस्टिंग की है। और जो चैप्टर नंबर मैंने आपको रेफ़र कर दिया चैप्टर 12 है, आप उसको गो थ्रू करें। उससे रेलेवेंट कुछ प्रैक्टिस और कुछ स्लाइड जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप उनको भी गो थ्रू करें। और ये वाले जो अभी टॉपिक किया है इससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, थ्योरी पढ़ें। कोई इशू हो आपको, जैसे कुछ आज लोगों ने पूछा है, इफ़ देयर इज़ स्टिल सम इशू तो आप नेक्स्ट क्लास में भी इसको पूछ सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी अदर क्वेश्चन, अभी आप बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द सेशन। अभी फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। कोई सवाल तो नहीं है, अगर है तो क्विकली हैंड रेज कर लें। जी ओके देन दैट्स ऑल फॉर द डे। ज़िंदगी के लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। चैप्टर 12 आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बुक, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस वगैरह भी आप करें। इफ देयर विल बी सम इश्यूज तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।